बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास करके अगर आप इस रीजन को देखें जो हमारा रीजन है और उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से मुतालिक हैं और मुस्बत पेशरफ्त है। मसलन आज ही वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चीन से लौटे हैं और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ात हैं उसके हवाले से जो चीन ने किरदार अदा किया है और अब उसके कुछ हमें उनकी मिसालें जो हैं वो मिल रही हैं। मसलन ये कि सी पैक की कॉन्टीन्यूटी और सी पैक की एक्सटेंशन जो कि काबुल तक अब जाएगी, उसमें ट्रेन भी है, उसमें हाईवेज़ भी हैं जो कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर काम करेगा और चाइना के साथ मिल के सी पैक को काबुल तक जो है वो ले जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास करके इस सिनेरियो में जबकि पाकिस्तान की मगरबी सरहद के हवाले से बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं, प्रॉक्सी वॉर है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली जा रही है। उस दौरान इस डेवलपमेंट का होना क्या ये समझा जाए कि चीन ने अफ़गानिस्तान को न्यूट्रलाइज़ किया है पाकिस्तान के लिए, ये इसके हवाले से जो है वो बहुत अहम मामलात हैं। इसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वज़ीर ख़ारजा ने, वो आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो तमाम फैसले मुत्तकी साहब के साथ हमने अनाउंस किए थे, वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तीनों मुल्कों ने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना टेररिस्ट के हाथों किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ। चाइना को सी पैक 2 के लिए जो एक्सपेंडेड वर्जन है टू कनेक्ट पाकिस्तान विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स थ्रू रेलवे, वो उसको बिल्कुल शुरू करने के लिए तैयार हैं। पाक अफगान ट्रांस रेलवेज मैंने चाइना से डिस्कस किया है और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। इसी तरह चाइना ने एग्री किया है कि सी पैक 2 जो है उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का। इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे जो सदर ट्रंप ने कल गुफ्तगू की है और वो भी काफ़ी अहम गुफ्तगू, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि डील पाकिस्तान के साथ की जा रही है, हिंदुस्तान के साथ भी उन्होंने कहा और पाकिस्तान के साथ भी कहा, लेकिन असल बात है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम बड़ी सतह के ऊपर जो है वो तिजारत करने जा रहे हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people. It's a great leader. ये जो पूरी रीजनल एक तरह से तब्दीलियां हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का स्टैचर बढ़ा है, जाहिर है कि 10 मई के बाद का जो पाकिस्तान है वो एक नया पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एक इज़्ज़त मिली है, मकाम मिला है और आज ही जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको फील्ड मार्शल भी का रैंक भी लगा दिया गया है। ये एक बहुत डायनामिक किस्म की तब्दीलियाँ हैं जो कि इस पूरे खत्ते के अंदर हो रही हैं। इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या किरदार होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, जो अंदरूनी बहरान पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, जिसमें यकजहती सबसे बड़ी बात है और इसमें सियासी जमातों की हम आहंगी और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का आगे आना वो किस तरह से मुमकिन होगा। ये बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वज़ीर ममलिकत भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब फैसल वावडा साहब पिछले कुछ दिनों से ख़बरों में हैं और मुसलसल ख़बरों में हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फैसल वावडा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। एक तो ये रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इस वक्त वो फील्ड मार्शल हो चुके हैं। आपने कहा कि इनडेफिनेट टाइम है जिसके लिए कि वो फील्ड मार्शल हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना इनडेफिनेट टाइम है? 5 साल तो उनके 2027 तक तो वो हैं ही आर्मी चीफ, और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं उनकी फील्ड मार्शल बनने के बाद? बहुत शुक्रिया आपका आसमा साहिबा। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये इनडेफिनेट फील्ड मार्शल हैं और उनको राइटली सो रिवॉर्ड किया है, वेल डिजर्व पोजीशन है उनकी। वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल बन चुके हैं, तो दैट मीन्स कि ही इज़ द सीनियर मोस्ट। तो बाकी सब 4 स्टार हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो तीनों फोर्सेस को भी कमांड करेंगे आपको, नंबर 1। नंबर 2 इनडेफिनेट इसलिए कानून के अंदर इसकी कोई मजाक नहीं है। फ़र्क ये है कि अयूब खान साहब ने ख़ुद अपने आप को अपॉइंट किया था, यहाँ पाकिस्तान की कौम की डिमांड थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इंडोर्स करके वो डिमांड सुनी पाकिस्तानी कौम की और बहुत अच्छा इकदाम किया जिसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है, देना भी चाहिए। और उन्हीं की टेन्योर में
किस्मत उनकी अच्छी है कि वो भी क्रेडिट इसका लेंगे, और जितनी भी जमहूरियत की कमज़ोरियाँ थी, नाकामियाँ थी, इसको आप 47 कह दें, फॉर्म 47 कह दें, रिग्ड कह दें, उससे पहले की, आगे की, पीछे की, वो सब छुप गई हैं इस कामयाबी के अंदर, क्योंकि अब एक झंडा पाकिस्तान का, एक कौम पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी, एक सारे सब एक सब में सियासतदान और एक लीडर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं मिला, जिसने सबको यूनाइट किया, वो जनरल आसिम मुनीर साहब है। उस पर दो राय नहीं है, और उसको सब लबैक कह रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया अपोजिशन ने भी इस दौर के अंदर, -+ एक आध लोगों को छोड़ के, बाकी बाय एंड लार्ज पूरी कौम खड़ी रही। और जब आप जीतते हैं कन्वेंशनल वॉर्स या वॉर्स जीतते हैं, तो उसके अंदर मोरल बूस्टिंग के लिए पूरी कौम का खड़ा होना, यकजाहता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी कौम की फतह है, ये पूरे पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तान के झंडे की फतह है, फ़ौज की फतह है, चीफ की फतह है, एयरफोर्स की फतह है, नेवल फोर्स की फतह है। तो यहाँ तक तो हम बड़े क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद क्या होना है अमेरिका का, मैंने आपके शो पे जनवरी में कहा था कि मुझे वो कार्ड, ट्रम्प कार्ड निकल के शहबाज शरीफ की जेब में जाता हुआ देख रहा हूँ, और मैंने कहा था कि वो फ़ौजी लीडरशिप के साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। और मैं आपकी वसादत से ये भी बताता चलूँ कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ट्रेड रिलेटेड लॉक हो गई हैं, हो गई हैं। अब उसके नतीजे जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, यही बिल्कुल, वो सब चीज़ें इन लाइन हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें और भी हो गई जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है वक्त से पहले बताना मेरे लिए, लेकिन मैं आपको वो नवीद भी आज ही सुना रहा हूँ कि वो भी आप देखेंगे जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ और अगले 40 साल के लिए हो जाएगा। तो वहाँ भी हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हमें क्या काम करने हैं, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सिमत क्या है। हम सियासतदानों के मिनिमम बाकी चीज़ें तो नहीं कर सके। अब क्या कर सकते हैं? हम दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि हम अपना दिफाई बजट को डबल ट्रिपल दुगना चुगना करें, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं सारी फोर्सेस की, क्योंकि पुलिस से भी कम है इनकी तनख्वाहें। ये आज आपने सेनेट के अंदर भी पुलिस की भी तनख्वाह, और पूरे सेनेट ने मेरा साथ दिया उसके अंदर, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। उनकी तनख्वाहें पुलिस से भी कम है, आर्मी चीफ की तनख्वाह एक ब्यूरोक्रेट से भी कम है। ठीक है, तो आप वसाइल दें, आप उनको 2000 रुपये दे रहे हैं रमज़ान में एक सिपाही को कि वो रमज़ान की सहरी, अफ्तारी और रात का खाना करे, उसकी एक बीवी और 2 बच्चे ले लें, माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दें, तो 11 रुपये आप पर डे दे रहे हैं। ठीक है, तो 11 रुपये के हिसाब से उनसे मांग क्या रहे हैं? जंग जीत के दो, खून दो, खून जान दो, अपनी झंडा बुलंद करो, हमारा सर फखर से बुलंद करो। और फिर क्रिटिसाइज भी हम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे भूखा भी रखोगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा। तो हमें एहसास होना चाहिए। वो एहसास के लिए इस बजट में डिफेंस बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिफा मजबूत होगी तो आपकी डेवलपमेंट मजबूत रहेगी, डेवलपमेंट प्रोटेक्टेड रहेगी। आपके इस कमरे के अंदर चौकीदार गार्ड ना हो, कोई शीशा तोड़ दे, कोई कैमरा तोड़ दे, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, मैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, अकील साहब प्रोटेक्टेड रहेंगे, अली जफर साहब प्रोटेक्टेड रहेंगे। दिफाई बजट और तो इंडिया मतलब को, लेकिन इंडिया को जो शिकस्त हुई है, IMF के बहुत सारे इसके अंदर डिमांड्स हैं, उसके उन्होंने वो अप्रूव नहीं कर रहे कि पाकिस्तान। देखिए IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है, दिफा होगा तो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान लोन वापस करेगा ना। तो अब उसके लिए हमें अपने पेट काटने पड़े, अपनी लग्जरीज बतानी पड़े, अपने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके रोड पर बिठाना पड़े, AC बंद करने पड़े, गाड़ियां बंद करनी पड़े, जगहें बेचनी पड़े, जो भी करना है, पेड़ काटना पड़े, दिफा मजबूत करने। क्यों? नॉट ओनली के हमारा खत्ते में मजबूती हो, डेवलपमेंट हमारी मजबूत रहे और इन्वेस्टर मजबूत रहे। इंडिया को पता चल गया कि हम बहुत ताकतवर हैं। अच्छा। इंडिया पहले ही 10,000 रुपए का जो खर्चा कर रहा है, हम उसकी जगह 500 रुपए का भी खर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, 1:100 के रेशो से वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारे तो कम वसाइल में फौज खड़ी हो रही है। अब उसको पता चल गया हम तगड़े हैं, तो वो अब प्रिपरेशन डबल ट्रिपल करेगा। तो हमें भी तो दिफा अपना डबल ट्रिपल करना है और बाकी लोगों से भी तो दिफा करना है। ठीक है, बहरहाल ये तो डिबेटेबल है और आपकी तजवीज है, इसको देखते हैं। ये तजवीज नहीं है, मेरी तजवीज जो है वो सबको माननी पड़ेगी, इसलिए माननी पड़ेगी कि ये सबकी आवाज है। मुझे किसी एक आदमी ने, ना PTI ने पोस्ट किया और इसके ऊपर, अच्छा PTI ना मुझे सेंटर साहब तो अली जफर साहब, देखिए अली जफर साहब हमारे लिए काबिल इज्जत आदमी है। कल हम इनकी कमेटी है, हमारी कमेटी के चेयरमैन है, हम मेंबर है, हमने भरपूर साथ दिया इनका। ठीक बात पे हम खड़े रहेंगे और गलत बात पे हम अपने बाप को नहीं छोड़ेंगे। तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, व्हाटएवर इट टेक्स। और आप इसीलिए आजकल जो है खबरों में भी है, क्योंकि आप PMLN के ऊपर भी काफी तनकीद कर रहे हैं। और बहन मेरी बड़ी क्लैरिटी है, मैं गलत पे जज के खिलाफ खड़ा हुआ, जर्नल के खिलाफ खड़ा हुआ, सियासतदान के खिलाफ खड़ा हूँ, वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़ा हुआ, आम आदमी के खिलाफ खड़ा हूँ, मैं सब पे आगे खड़ा हूँ। मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। गलत पे मैं खड़ा हो जाऊँगा,
फिर मैं कॉन्सिक्वेंस देखता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी, गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप ज़ाहिर है कि उनका कहना है कि 3 लोग जो है मखसूस उसके कोटे के ऊपर है। तो राना सनाउल्लाह साहब भी आप मेरे डायरेक्ट है कबीला आप राना, और वो ये भी कहते हैं कि वजीर खजाना जो मेरे कज़न है, लेकिन मैं समझता हूँ अचानक से पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब भी और लाइटर रोड मेरे दूर के कज़न निकल आए हैं। तो अच्छा है कि जितने जल्दी रिश्तेदारियाँ बनाते जाएं उतनी चीज़ें सही होती जाएंगी। बिल्कुल। वैसे साहब आप क्या कहेंगे, एक तो जाहिर है कि एक चैलेंज बहुत बड़ा है, रीजनल सतह पे बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं। मैं डायरेक्टली एक तो डिफेंस बजट पे भी हम बात करेंगे, मगर ये एक इस तब्दीली के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आई है कि वो हुकूमत के साथ क्लब इन करे, उनके साथ बातचीत करे। क्या ये मौका गंवा दिया गया है? क्योंकि कल मैं आप ही का ट्वीट देख रही थी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, PMLN से बात नहीं करनी। आपने फरमाया कि ये PTI के लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम एक बड़े दुश्मन जो बड़ा अपने आप को ताकतवर समझता था, हम उससे ये जंग जीते हैं और भरपूर तरीके से जीते हैं हर फ्रंट पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो, चाहे वो मोरालिटी का फ्रंट हो, यानी इंसानियत का फ्रंट। हमने हर जगह उनसे हम जीते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है एक बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। राह हमवार है कि अब हम इसको जो हमारी जंग में जो इत्तेहाद था उसको वाकई ही मजबूत कर लें। इसलिए ये मैं कहता हूँ सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे पाकिस्तानी और हम सब चाहते हैं कि हमारी मुल्क में एक सियासी स्टेबिलिटी हो, एक इस्तेहकाम हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो हम सारी सियासत करें, एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिशन करें, लेकिन लोग जो हैं अपना वोट दे के जो जिनका हम दिल जीते वो उनको इलेक्ट करें और उसके बाद वो हुकूमत बनाएं। इस किस्म का माहौल हमने पैदा करना है और एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे कल किसी ने पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी। इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, वो भी चाहेंगे कि उनका भी फायदे में है, पाकिस्तान के चूंकि फायदे में है तो सबके फायदे में है कि एक यूनिटी हो, एक इत्तेहाद हो। और उसके लिए सबसे जो अहम मेरी नज़र में कदम है और बड़ा ज़रूरी कदम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो हमने एक तरह से विक्ट्री है पूरी दुनिया में, जीत है, उसको परमानेंट करने के लिए, उसको मुस्तकिल करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेप ली जाए वो ये है कि PTI की और इमरान खान साहब की परसिक्यूशन जो हो रही है, परसिक्यूशन से मेरी मुराद जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और जेलों में रखा जा रहा है और बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। ये खत्म होगा तो मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल आपका आपने बिल्कुल सही, आपके ज़ाहिर है कि अब बतौर जमात आपका ये मुतालबा रहा है। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा और उससे पहले उनकी बहन ने कहा, उसके बाद आपको लगता है कि ये ठीक होने की तरफ जा रहा है? फिर उन्होंने ट्वीट किया है और आज उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को दावत देता हूं कि पाकिस्तान के मफाद की खातिर वो बात करना चाहते हैं तो करें, और बैरूनी ख़तरात वगैरह की उन्होंने बात की, जो कि बिल्कुल सही बात की साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर। लेकिन एक तरफ उनका ये रवैया है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमसे बात करें, मैं आपको दावत देता हूँ कि बात करें। तो फिर कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी सर? जी, आप बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने बातचीत करनी है तो ये एक इवेंट नहीं होता, यानी एक वाकया नहीं होता कि आप एकदम वाकया होगा तो आपका माहौल ठीक हो जाएगा। ये एक तसलसल है, एक प्रोसेस है और वो जब भी आप किसी के साथ बैठते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। मेरी नज़र में अप एंड डाउन होता रहेगा, होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली होना वही है जो मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इस सब ने एक ही प्लेटफॉर्म पे आके इसको हल करना है, मामले को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करनी है, परसिक्यूशन खत्म करनी है। मैं फिर दावत देता हूं हुकूमत को कि आप पहली कदम लें, परसिक्यूशन खत्म करें, तो आप देखिए कितनी जल्दी ये प्रोसेस का हल होता है। हम जज्बाती हो जाते हैं, हम समझते हैं कि एक हम छड़ी मारेंगे या एक कोई स्टेटमेंट होगी तो एकदम सारा कुछ ठीक हो जाएगा और एक सेटलमेंट हो जाएगी और बातचीत खत्म हो जाएगी। ये तो पहला कदम ये क्या उठाएं आपके क्या नहीं है जी, पहला कदम क्या इनको उठाना चाहिए? जी, परसिक्यूशन बंद कर दें। परसिक्यूशन अगर बंद कर देंगे,
मेरा ख्याल है कोई इशू ही नहीं है। मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, मैंने कहा कि आप जो हमारे वर्कर्स को पकड़ा हुआ है और जो जिस तरह केसेस चला रहे हैं, जिस तरह लोगों को बात नहीं करने दी जा रही, लोगों को पकड़ पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं, सारी हकीकत हैं। वो अगर बंद कर देंगे तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि मेरा ख्याल है सब बातचीत कर लेंगे आपस में। जहां तक इमरान खान साहब के अपने केसेस हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनको जल्द फिक्स करें। मुझे कल भी उन्होंने भेजा था, मैं गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला था इस सिलसिले में कि आप केसेस फिक्स करें और जल्दी फैसला कर दें। वो केसेस में कोई किसी किस्म का वो हम नहीं मांग रहे कि वो केसेस खत्म कर दें या केसेस में कोई हमारी फेवर कर दें। हम कह रहे हैं वो जल्दी फिक्स करके फैसला कर दें, जो भी इंसाफ का तकाजा आपने लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको सियासत करने दें, हमारे पीटीआई को सियासत करने दें, जो एक माहौल सियासत का होता है उसके अंदर दायरे में रहते हैं। ये मुतालबा कुछ गलत तो नहीं है, करने के स्टेप ही नहीं हो। ये मुतालबा कुछ गलत तो नहीं है जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप कम से कम रिहाई हो लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया है गलत तरीके से, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो क्या इसमें क्या कोई रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ अली ज़फ़र साहब की बात सुन के भी। मेरे ख्याल से जो परसिक्यूशन की ये बात कहना चाह रहे हैं, ये जो एलिगेशंस गवर्नमेंट पे लग रही हैं, वो दरअसल दर हकीकत प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि कानून अगर तोड़ें तो उनके पे केसेस ना बने। अगर ये स्ट्रीट्स में आके या लोगों की ज़िंदगी जो है वो उसमें हायल होते हैं या एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथों में लेते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, तो मतलब फिर द लॉ शुड नॉट फॉलो इट्स कोर्स। इनका कहने का शायद मतलब ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि केसेस तो अपने टाइम पे लग रहे हैं। अब ये चीफ जस्टिस साहब से जिस तरह उन्होंने खुद जिक्र किया, ये मिले और उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि नेक्स्ट वीक में वो केस फिक्स होगा। पता नहीं कौन सी फास्ट ट्रैक जस्टिस चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारे टाइम था आपके केसेस तो लग ही नहीं रहे, उनको तो काफी कब नहीं लग रहे। कितने केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। आज अदालत से तकरीबन 9 मई के 86 मुल्ज़मान को बेल मिली है। उसके अलावा दीगर जो लोग हैं 26 नवंबर वालों को बेल 26 नवंबर को। उसके अलावा 9 मई की 3 दफ़ा टीम जब आ गई है पॉलीग्राफ टेस्ट करने, उनको कहा जाता है कि जी मैं नहीं करूँगा। वकला भी जाके मिल आते हैं, उसके बाद भी फिर कहा जाता है कि जी नहीं, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू अकोमोडेट या मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। तो जब आप कानून पे यकीन ही नहीं रखते, जब अदालतें इनके जो है अब हक में फैसला दे दें तो तब इनको वो अदालतें मंजूर हैं, लेकिन वो अदालत जो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ फैसला अगर आ जाता है तो ये कहते हैं कि नहीं जी अदालत हमें पसंद नहीं है और ये अदालत और जज तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, हमसे प्रोसिक्यूशन की जो बात की, दो चीज़ें हैं, प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन, बड़ा फ़र्क है। परसिक्यूशन का मुझे बताएं कि क्या 9 मई के मुकदमात में जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनकी कईयों की तो बेलें हो गई, 26 नवंबर वालों की कईयों की बेलें हो गई। अब यहाँ पे अगर ये कहा जाता है कि 9 मई वाले सारे मुल्ज़मान को छोड़ दें, तो ये इसको क्या ये कहा जाएगा कि ये परसिक्यूशन है या नहीं? ये तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आप उस प्रोसिक्यूशन से गवर्नमेंट विड्रॉ करें। दैट्स नॉट समथिंग दैट्स पॉसिबल, बिकॉज कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही तमाम तर मामला। आपकी तरफ से क्या शर्त है? एक तो शर्त आ गई जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, हमारी शर्त सिर्फ इतनी सिंपल सी है। हमने 12 दफ़ा वज़ीर आज़म ने अपनी मेडन स्पीच से लेके और आखिरी स्पीच तक भी मेरे ख्याल से हमेशा मफाहमत की बात की है। तमाम सियासी जमातों को साथ इकट्ठे बैठ के बाशमूल अपोजिशन इकट्ठे लेके जाने की, चलने की बात की है पाकिस्तान की खातिर। अब यहाँ पे जब गया, पहले तो एक शोशा छोड़ा गया कि जी बड़े किसी सीनियर ऑफिसर की मुलाकात हुई है और कभी इधर से खबर आ रही है, कभी उधर से खबर आ रही है। फिर वो मौसूफ बानी पीटीआई खुद डिनाई कर देते हैं कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नाउ आई इनवाइट देम, और मैं अभी इन्विटेशन भेजता हूँ। तो आसमा मैन, ऐसे नहीं होता, कोई किसी के इन्विटेशन पे नहीं आएगा। जिनको कहा जा रहा है कि हमारे साथ बैठो, मुज़ाकरात करो, एस्टैब्लिशमेंट इन सो मेनी वर्ड्स क्लियर कट कह चुकी है। डीजी ISPR साहब की स्टेटमेंट्स उठा के अगर देखें, सियासी मसले हैं, सियासतदान आपस में बैठ के तय करें। कहते हैं सिद्क़े दिल से माफी मांगेंगे, तो क्या अब ये मैं उस पर ख़त्म कर देता हूँ। हम बैठे, 3 निशस्तें हुई, उसके बाद क्या हुआ? उनका निशस्तों में से क्या निकला? कौन भाग के गया, कौन राह फरार अख्तियार कर गया? और अभी भी कहा जा रहा है कि एक लीडर को कहा जाता है अपनी पार्टी के कि आप जाएं, सबसे बात करें, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लिया जाता और कहा जाता है सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी, हुकूमत से बात नहीं होगी, हम करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से बात। इसका मतलब है कि 10 मई के बाद 9 मई जो है वो अभी तक वहीं का वहीं मौजूद है, और फिर
इन केसेस के ऊपर क्या होगा, और फिर जनरल फैज़ का मामला भी तो कहीं पे पहुंचना है, वो अभी तक वावडा साहब पहुंच नहीं रहा है। देखिए अस्मा साहिबा, एक तो ये कि उसमें 45 साल नहीं लगेंगे भुट्टो साहब की गलत फांसी को बताने में, ठीक है। वो तो देखिए अल्लाह में से दुआ है कि उसको फांसी की सज़ा ना हो जनरल फैज़ को, लेकिन 14 साल सज़ा और कोर्ट मार्शल तो होगा। सिर्फ कोर्ट मार्शल पे कहानी नहीं रुकेगी, फिर अरशद शरीफ का केस खुलना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी कि ये जो सिचुएशन है, आई थिंक मैं समझता हूँ कि ना गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि हम स्टैब्लिशमेंट से पूछ के बात करेंगे, ना पीटीआई को ये फरमाइश रखनी चाहिए कि हम स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। गवर्नमेंट को बड़ा दिल करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए अपोजिशन को, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अग्री टू डिसअग्री करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली मिलें, बात करें, अवान में हैं, इनकी ये भी वोट लेके आए, ज़रूरत भी है। यूनिटी के साथ हमने जंग जीती है, यूनाइटेड थे फ्रंट के अंदर, इक्का दुक्का लोगों की मिस्टेक थी दोनों तरफ से, लेकिन अदरवाइज बाय एंड लार्ज 99% लोग कौम सारी पूरी साथ खड़ी हुई थी। और अली ज़फ़र साहब की बात भी बड़ी बैलेंस्ड है कि अगर आपसे वो ये भी नहीं कह रहे कि मेरे केस माफ़ कर दो, वो कह रहे हैं मेरे केस चला रहे हो, उसमें सज़ा होती है या जज़ा हो जाती है या माफ़ी हो जाती है, वो या सज़ाएँ पूरी उम्र कैद की हो जाती है, वो कोर्टों पे छोड़ दो। तो ये बड़ी रीज़नेबल बात है कि ये नहीं रखा गया शर्त के अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि पहले छोड़ो फिर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा दिल सब कर रहे हैं और एक यूनिटी का माहौल भी बना हुआ है, एक अग्री टू डिसएग्री भी हम कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी बीच में राब्ते हुए? तो बकवास है ना, देखिए बेकार खबर है ना, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, जीरो रेलेवेंस है, और वो खुद भी डिनाई कर चुके हैं खान साहब। मैं समझता हूँ अली अमीन क्यों गए थे पैरोल की रिहाई की अपील लेके? ये मैंने अली ज़फ़र साहब से पूछा। देखिए मेरी बात सुनते, अली ज़फ़र साहब हो गए, गौहर साहब हो गए, टू सम एक्सटेंड गंडापुर हो गया, ये वो सेंसिबल लोग हैं जो इस तबाही की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो बाकियों को तो सबका इंटरेस्ट ये है, अली ज़फ़र साहब तो बगैर इंटरेस्ट के सियासत में आए हुए हैं, उनको ज़रूरत नहीं थी, वो तो एक्सीडेंटली आ गए, ठीक है। लेकिन उनके आप पूछें कि आपको कोई पैसा बनाना है आगे मैंने, तो हम कहेंगे अली ज़फ़र साहब ऐसे आदमी नहीं है, गौर साहब भी ऐसे आदमी नहीं है। तो ऐसे लोग से आप मुखलिसी मुल्क के लिए भी रख सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी रख सकते हैं, ऐसे लोग होंगे। अकील साहब है, बैरिस्टर साहब है, अच्छा फेस आया है, सेंसिबल लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं, बात कर सकते हैं इनसे आप, ठीक है। तो नफरतों का माहौल ख़त्म करके ये सियासतदान को मिनिमम, क्योंकि अब सियासत तो रही नहीं है, मेरे हिसाब से सियासत और सियासतदान इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि सब कुछ एक ही आदमी करके दे रहा है, जहाज भी वही उड़ा रहा है, सब सारे उसके अंदर बैठे हुए, स्विमिंग भी प्राइम मिनिस्टर साहब इसीलिए कर रहे हैं, उनको पता है काबिल आदमी को दे दी ये चीज़। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हुए थे, सीएम पंजाब की सूरत में या परवेज इलाही, उनका ही मुकाबला था ना, 2 ही सीएम आज तक हमारे पास अच्छे आए हैं, ठीक है। तो उसमें उसका क्रेडिट तो नहीं ले सकते सीएम साहब का, बट ये क्रेडिट तो अब गवर्नमेंट को मिल गया है ना, फेडरल गवर्नमेंट को, कि उनके दौरान ये जंग जीती गई है। तो अगर मेजर पोर्शन फोर्सेज पाकिस्तान को मिला है तो उनको भी एक मिल गया। तो अगर इसमें आप बड़ा दिल करें, आगे बढ़ जाएं, इंगेज कर लें, बात कर लें, रास्ता निकाल लें। प्राइम मिनिस्टर ने तो कल भी कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं, मगर डिसीजन मेकिंग पीटीआई की कहा, नहीं, ये कहते हैं बैरिस्टर साहब की पार्टी, ये परसेप्शन ये देते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से पूछना पड़ेगा। जनरल फैज का आपने नहीं बताया? बता रहा हूं मैं। अच्छा, ब्रेक के बाद और ज़फ़र साहब कभी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से पूछना पड़ेगा। ज़फ़र साहब की पार्टी कहती है हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये दोनों रट छोड़ दें। अच्छा, उनको काम करने दें, वो इंटरेस्टेड नहीं है। कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट से हमने कभी एक परसेप्शन देते हैं ना कि हमारी मजबूरी है, हमें हम देखते हैं, बताते हैं, परसेप्शन क्रिएट करता है ना। हम अपनी नाअहली के अंदर फौज को ना घसीटे। और जहाँ तक जनरल फैज की बात आप कह रही है, तो जनरल फैज का तो बड़ी क्लैरिटी, मेरी कन्विक्शन लाइन के अंदर बड़ा स्ट्रेट हूँ मैं, तो उनको कोर्ट मार्शल भी होगा, दुआ है कि मौत की सजा ना हो, 14 साल भी कैद होगा, बगावत की सजा 14 साल है मिनिमम। अच्छा, तो इसके अंदर भी दो राय नहीं होनी चाहिए। ये आपका असेसमेंट है? देखिए अभी तक तो जो मेरा असेसमेंट होता है, मेरा ओपिनियन होता है, मेरा एनालिसिस होता है, मेरी प्रेडिक्शन होती है, अल्लाह की मेहरबानी से ठीक ही होती है। अच्छा चले, ये तो इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे और अली ज़फ़र साहब से पूछेंगे कि मामलात कहाँ तक जा सकते हैं और इमरान खान साहब क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठेंगे और डिसीजन मेकिंग पीटीआई में किसके पास है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि उनकी बाकी लीडरशिप देती है, ख़ास करके जनरल आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के बाद की जो सूरत हाल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली ज़फ़र साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी स्पेस बनानी है और जो मैंने शुरू में बात की थी अपॉर्चुनिटी की, क्या आपको नहीं लगता कि ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम बैक होना था, मुक़्तदरा के अंदर भी, बाकी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी, जो कि अपॉर्चुनिटी लूज़ की गई है। और फिर
डिसीजन मेकिंग कहाँ पे है? यही कंफ्यूजन है जिसके ऊपर बार बार पीटीआई के अंदर जो है वो बात होती है। जी, मैं नहीं समझता कि जिस तरह मैंने पहले कहा जब जवाब दे रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं हुई, यानी ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं होता। जी इसलिए ये नहीं हम कहते कि अपॉर्चुनिटी लूज, हमने बनानी है अपॉर्चुनिटी। जी ये अब आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये सियासी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअली फाइनल हल तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं। लेकिन जहां तक आप लीडरशिप की कौन करता है, एक चीज मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं, और मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि पीटीआई की जो फाइनल फैसला है, जो अल्टीमेट फैसला है कि किस रुख में क्या जाना है पॉलिसी वाइज, वो सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। और वो जब एक बार फैसला कर दें तो फिर वो सारी पार्टी उसी को फॉलो करती है। इससे पहले कि वो कोई फाइनल फैसला करें, बीच में ज़रूर लोग मुख्तलिफ चूंकि राय रखते हैं, और हमारी पार्टी में हमेशा से जमहूरियत रही है, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय ज़रूर उसका इजहार करते हैं, और उससे कुछ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन रहती है कि क्या फाइनल हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा फाइनल रद्द-ए-अमल क्या है। लेकिन जब एक बार फैसला हो जाए तो फिर वो बड़ा क्लैरिटी के साथ सब उसको ही उस पे अमल दरामद करते सर, हैं। जो अभी सिचुएशन है उसमें तो ज़ाहिर है वो जेल में है, फैसले बहुत सारे करने हैं। आज अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि कन्फ्यूजन का इजहार, और मैं भी जानती हूँ आपके बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं कि हम क्या करें, फैसला कुछ होता है जाके वहाँ बदल जाता है, इमरान खान साहब कोई और फैसला ले लेते हैं। तो ये एक इज़्तिराब किसी कैफियत है आपकी जमात के अंदर, और इस वक्त में एक अक्सरियत का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, और उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत आप भी जानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स हैं वो रुक जाएं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसमें क्या रुकावट है सर? आपने बिल्कुल देखें, कई चीज़ें हकीकत है और उसको किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, और जो वहाँ से पैगाम आते हैं या जो वहाँ से फैसले समझ में आते हैं और जो बाय द टाइम बाहर पहुँचते हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ हो जाती हैं, उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, और उसकी वजह से यकीनी तौर पे एक कन्फ्यूजन है। उसके अलावा हमारी लीडरशिप में चूंकि ग्रुप्स भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। और इसको ये छुपाने वाली बात नहीं, ये एक बात है जो वाज़ेह है, हकीकत है। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है, ये हर पार्टी में है। पीटीआई में इसलिए वो ज़्यादा उभर के बाहर आती है बात कि जो मेन लीडर इमरान खान साहब वो जेल में हैं, और पूरी मीडिया जो है वो पीटीआई फोकस्ड है। तो वो चूंकि पीटीआई फोकस है तो छोटी सी खबर भी किसी तरफ से एक न्यूज़ बन जाती है, फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाती है, और वो लगता है इस तरह है जैसे वाकई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं क्विकली सर इस पे ये भी पूछ लूं, हाँ, लेकिन इस करने की जरूरत इस तरह है कि जिस तरह हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है, मैं अभी सेनेट पे भी रिक्वेस्ट की है, सेनेट के प्लेटफॉर्म पे, नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे भी की है कि हमें एक्सेस तो दीजिए, हमें आप एक फ्री हैंड तो दें कि हम मुलाकात कर सकें। मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि मैं इमरान खान साहब का वकील हूं। जो कल केस तोशा खाना का लगा था उसमें मुझे एज अ लॉयर पेश होना था। बाकी सियासतदान या पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट में वो तो छोड़ दीजिए आप, एज ए लॉयर मुझे पेश होना था, लेकिन मुझे पेश नहीं होने दिया गया। मैं वहां कोई तकरीबन 4 घंटे दोपहर की गर्मी और धूप में खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। कुछ लोगों को हाँ जरूर मिलने दिया, लेकिन मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने में मुझे सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका मिला है। अब उस एक मुलाकात जो थी सिर्फ 15-20 मिनट की, उसमें आप कितना कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। तो बैरिस्टर साहब ये भी फरमा दीजिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपको हक होना चाहिए मिलने का। ये फरमा दीजिए कि कल जो स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया फील्ड मार्शल बनने के ऊपर, फिर अलीमा बीबी ने जो स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद इमरान खान का, उससे पहले नहीं आया, मगर अलीमा खान साहिबा के स्टेटमेंट के बाद उनका जो एक बयानिया आया, आप समझते हैं कि ये तब्दीलियां बाद में की गई हैं, या इमरान खान साहब ऐसा ही समझते हैं जो कि उनके ट्वीट में या एक्स के पैगाम के ऊपर आया है? देखिए, जहां तक मेरी बात हुई थी उनसे,
उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि आप लोगों ने किसी ने बात नहीं करनी हुकूमत के साथ, ये नंबर 1 था। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि आपने अगर इस्टेब्लिशमेंट मुझे बात करना चाहती है तो 3 पॉइंट्स पे मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन डायरेक्टली, किसी के थ्रू नहीं। यानी ये नहीं कि अली जफर चला जाए या कोई एक्स चला जाए या बी चला जाए और बात करे, वो डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हैं तो खान साहब से करें, और वो भी 3 पॉइंट्स पे। एक, मोदी की जो हमला किया और जब उसका काउंटर अटैक आना है, जो आज देखा भी हमने अफसोसनाक वाकया टेररिज्म का, उसको किस तरह हमने टैकल करना है, उस पर क्या स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरी बात, टेररिज्म जो जनरली फैला हुआ है उसको किस तरह ठीक करना है, खत्म करना है, इरेडिकेट करना है। और तीसरा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक इश्यूज पे भी वो तैयार हैं बात करने के लिए। तो ये 3 इश्यूज हैं जिसपे वो उन्होंने कहा कि मैं बात लेकिन करूंगा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये उनका मेरे साथ पैगाम था। उसके बाद जब ये पैगाम आए तो मेरी तो समझ में यही आती है कि फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को अभी जिस तरह हमने यूनिटी दिखाई है उसी तरह की यूनिटी हमें एक माहौल पैदा करना चाहिए, और उसमें कोई दराड़ अगर आती है तो उस दराड़ को खत्म करना चाहिए ताकि वो जाके इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट बात कर सके। मेरी नजर, मेरी समझ में तो कल जो खबर आई थी और उसको कहा गया था, जो आपने गौहर साहब की बात की और लीमा बीबी की बात की, और उसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको उन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन तो है, लेकिन अब उसको हो सकता है कि आज की मीटिंग जो कुछ लोग मिल सके थे इमरान खान साहब को, उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन आई हो और बेहतरी की तरफ हो। सो मेरा ख्याल है ये एक प्रोसेस है, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रोसेस देखें। ये बैरिस्टर साहब, अब ये देखें ना, ये बड़ी अहम बात है, वकला का डिस्कनेक्ट है। इमरान खान साहब का पार्टी से उनके ज़रिए से जो राब्ता हो सकता था वो नहीं है, और फिर जो कि उनका हक़ है कि उनके वकील मिले, इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब की भी खबरें हैं कि शायद उनको रिहाई मिल जाए। ये क्या हुकूमत जानबूझ के जो है ये सारा सीन क्रिएट करवा रही है? नहीं, देखें आसमा बहन, हुकूमत ने तो जानबूझ के कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए। जहाँ तक वकला की बात है, बहसीयत ख़ुद एक वकील होने के नाते मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। एक एक्सेस होनी चाहिए, अब तो इनके पास अदालती ऑर्डर भी है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वकला की हद तक जिनके वकालतनामों पे उनके दस्तखत हैं, या इमरान खान साहब ने जिनको वकील किया हुआ है अपने मुख्तलिफ़ केसेस में, क्योंकि कई ऐसे वकील हैं जिनसे वकालतनामे वापस भी ले लिए गए हैं, तो फिर उनका कोई राइट नहीं है, बिकॉज वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे। अब कई ऐसे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, यहाँ पे जिस तरह अली जफ़र साहब ने कहा कि इनका वकालतनामा है और ये वकील हैं, और वाक़तन जिस तरह कल एक केस जो है जिसका बता रहे थे तोशाखाना 2 लगा हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि वकीलों को एक्सेस होनी चाहिए, एक बेसिक राइट है जिस पे बिल्कुल उनको होना चाहिए। आई विल आल्सो चेक फ्रॉम माई एंड कि किस वजह से जो है कोई डिले आया है या इनको वेट करना पड़ा है, क्योंकि मैं भी जब जिस दिन ऑब्जर्व करने गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल के तकाज़ों को देखने के लिए कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस था, अडयाला में उसका ट्रायल हो रहा था, तो मैं भी तब तक अंदर नहीं गया था जब तक बाकी वकील नहीं गए थे। मैंने कहा जी मैं खुद भी वकील हूँ, मगर ये एक्सेस मियां नवाज शरीफ को अवेलेबल थी, ये होनी चाहिए, वकीलों को एक्सेस बिल्कुल होनी चाहिए, देयर इज नो डाउट। देखिए, अगर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन के पेश नज़र कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, बिकॉज असल में 2 हैट्स हमने पहनी है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने भी 2 हैट्स पहनी है, 2 टोपियाँ पहनी हैं, अली जफर साहब ने भी 2 टोपियां पहनी हैं, इसी तरह इनकी दीगर पार्टी में भी जो लोग हैं उन्होंने 2 टोपियां पहनी हैं। और जिन्होंने कोई टोपी नहीं पहनी वो पहुंच जाते हैं, उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है तो ये एक सुलेमानी टोपी तो वाला हमारी 2 हैट्स हैं, एज ए लॉयर एंड एज ए पॉलिटिशियन। ठीक, तो वो अब उसमें भी डिफरेंशिएट हमें खुद करना चाहिए कि कौन सी हैट किस टाइम पे पहनी है और किस टाइम पे कौन सी हैट नहीं पहनी। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये एक हैट जो है, अब तो छड़ी भी आ गई जनरल साहब के हाथ में, हैट भी उनके पास है। अब सूरत हाल क्या सियासत की होगी? इमरान खान साहब सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, उस सियासतदानों को ही सॉल्व करनी होगी। जहाँ तक अली जफ़र साहब ने बात की कि फ़ैसला उनका आखिरी फ़ैसला होता है, मैं इसको डिसएग्री करूँगा
क्योंकि मैंने 15 साल उनके साथ गुजारे हैं। हमने तो उनके फैसले काबीना के भी चेंज करा दिए थे। हम तो रातों रात फैसले बदल देते थे, उनके साथ बहस करते थे, लाड करते थे, नखरा करते थे, लड़ भी जाते थे। तो खान साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत में सबसे फ्लेक्सिबल आदमी अगर कोई है तो वो खान साहब है। बट उन्होंने परसोना और एक क्रिएट किया हुआ है कि मैं बैंड नहीं होऊंगा। अभी भी एक स्टाइल है, टांग ऊँची रख के जी आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आ जाओ पाकिस्तान के आते हैं, भाई बोलो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, मैं चाहता हूँ बात करना, आपको इन्वाइट करना, नहीं चाहिए आपको इन्विटेशन। फिर ये जवाब आएगा ना। तो आप पॉलिटिक्स ना करें ना, इसमें ईगो फाइट ना बनाएं। प्रॉब्लम ये होगी कि उन्होंने एक पैगाम दिया पॉजिटिव, फिर जो अलीमा खान साहिबा ने स्टेटमेंट दिया, सिचुएशन फ्लिप करके पहले पॉपुलैरिटी थी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ की भी नहीं, इमरान खान साहब की, ठीक है। अब फ्लिप हो गई एक चीज़, एक फ्लिप ऐसी हुई कि डिवाइड था पब्लिक में, अब पूरी कौम यकजहता हो गई एक जीती हुई फौज और उसके जीती हुए सिपह सलार के साथ। सिचुएशन फ्लिप हो गई, स्काई रॉकेटिंग हो गई। उधर आपको बादलों से नजर ही नहीं आ रहा नीचे कोई, ना सियासत है, ना सियासतदान है, ना कोई रेलेवेंस है, ना रेलेवेंट है। मैं आप समेत अपने आप के मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में, ठीक है। एक स्टैब्लिश डेमोक्रेसी चल रही है, स्टैब्लिशमेंट ही रिजल्ट ला के दे रही है। बोलते हुए शर्माते हैं तो आप शर्माते रहे, मैं तो बता दूंगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इतनी बातचीत भी हो जाए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाए। मैं आपको कल की मिसाल दूं, कल अली जफर साहब चेयरमैन थे कमेटी के, इरफान सिद्दीकी साहब थे, परवेज रशीद साहब थे और मैं था। जहाँ ये ठीक थे वहाँ हम खड़े हो गए। वहाँ डिसएग्रीमेंट भी मेरा कहीं था इमरान सिद्दीकी साहब के साथ, तो वहाँ डिसएग्रीमेंट भी था। तो जमहूरियत इसी तरह काम क्यों आपने किया? आपने कहा कि अली जफर साहब का हमारा कोई जायदाद का दुश्मनी थोड़ी है, वो जिस जगह पे ठीक होंगे हम खुलेआम उनको आगे सपोर्ट करेंगे, जिस जगह पे नहीं ठीक होंगे वहाँ नहीं खड़े होंगे। तो इसके लिए सियासत करनी तो सियासतदान नहीं मिलना है ना, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सियासतदानों के पास कि अपनी अब रेलेवेंस शो करने के लिए एटलीस्ट एक दूसरे को एंगेज करके टेबल पे बैठ जाए। ठीक बात है। अगर आपकी ये भी नहीं रही तो फिर होगा तो कब होगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस जमहूरियत को अगर आपने मजबूत करना है तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका सियासतदानों के लिए है कि वो इस हाइब्रिड रिजीम को पॉलिटिकल रिजीम बनाए और अपनी लीडरशिप को शो करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी हाइब्रिड रिजीम में है, फिर ये आगे इसी तरह से चलता रहेगा। ये सियासतदान कबूल कर सकते हैं या नहीं, ये आपने देखना है, फैसला आपका।